हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रारंभिक परीक्षा 2023 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 140 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर्स के और बाकी के 10 प्रश्न होंगे, उसमें वो मैथ और रीजनिंग के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। यहाँ सक्षम का मतलब है इनेबल करना। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये है क्या? तो 5G की उच्च बैंडविड्थ और कम लेटेंसी के कारण एक साथ लाखों स्मार्ट डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। इसके वजह से IoT इसको बोलते हैं, IoT। एज कंप्यूटिंग, एज मतलब EDGE, एज। तो डेटा को सेंट्रल क्लाउड सर्वर पर भेजने के बजाय यूजर और डिवाइस के करीब यानी एज प्रोसेस किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। और उसके बाद दिया है हमें नेटवर्क स्लाइसिंग। इसका मतलब होता है कि एक ही भौतिक 5G नेटवर्क पर कई वर्चुअल यानी कि आभासी नेटवर्क तैयार किए जाते हैं। इससे अलग अलग ज़रूरतों जैसे कि स्वास्थ्य, गेमिंग, इमरजेंसी सर्विस के हिसाब से नेटवर्क स्पीड और सिक्योरिटी दी जा सकती है। तो ये तीनों के तीनों 5G के द्वारा इनेबल होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अंतरिक्ष मिशन दिया है और उसके खोज से संबंधित है। पहला है कैसनी ह्यूजेंस। तो कैसनी ह्यूजेंस क्या है? तो नासा ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ASI का ये संयुक्त मिशन था, जिसने शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं विशेष करके टाइटन का अध्ययन किया था। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, शनि और उसके वलय। उसके बाद है जूनो। तो नासा का अंतरिक्ष यान है ये, जो 2016 से बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद है आर्टेमिस। तो नासा का मानव युक्त चंद्रमा मिशन, जिसका लक्ष्य पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति को चंद्रमा पर उतारना तथा मंगल मिशन का आधार तैयार करना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का हो जाएगा 4। उसके बाद है वेरिटास। तो नासा का ये आगामी मिशन है जो शुक्र के धरातल और आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा। तो ये हो जाएगा 3। तो राइट आंसर ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला सूची है कपड़े का और दूसरा उत्पत्ति का। ऑप्शन ए है लिनेन। तो फ्लेक्स यानी सन के तने के रेशे से बनता है ये काफ़ी मजबूत और सांस लेने योग्य कपड़ा होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। जटा या कॉयर। तो नारियल के छिलके के बाहरी रेशे से प्राप्त होता है ये, जिसका उपयोग डोरमैट और रस्सियों में किया जाता है। तो ये नारियल के पौधे से प्राप्त होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद है मोहायर। तो अंगोरा बकरी के बालों से प्राप्त एक सिल्क जैसा ऊन होता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि अंगोरा ऊन जो है वो अंगोरा खरगोश से मिलता है, जबकि मोहायर अंगोरा बकरी से मिलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, अंगोरा बकरी। उसके बाद है डाउन। तो बत्तख और गीज के शरीर पर मौजूद बेहद नरम आंतरिक पंख, जिनका उपयोग सर्दियों के जैकेट और रजाई में होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है हमें कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सनिगाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। टेनियासिस मुख्य रूप से आंत में होने वाला एक परजीवी संक्रमण है। यह इन्हीं टेनिया सोलियम, जिसको पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं, टेनिया सागेनिटा को बोलते हैं बीफ टेपवर्म, और टेनिया एशियाटिका के अधपके मांस के सेवन से ये फैलता है। उसके बाद दूसरा कथन है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसकोसिस यानी कि NCC कहा जाता है। तो जब व्यक्ति टी सोलियम के अंडे निकल लेता है तो इसके लार्वा शरीर में फैल करके मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और वहां सिस्ट बना लेते हैं, और इसी स्थिति को न्यूरोसिस्टोसकोसिस कहते हैं, जो मिर्गी या दौरे का एक बड़ा कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। पहला दिया है कोबरा। तो कोबरा क्या है? यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है।
तो ये एक कंप्यूटर भाषा है। उसके बाद पाइथन, ये तो सबको पता होगा कि ये सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है जो एआई और डेटा साइंस में प्रयोग होता है। उसके बाद है स्क्विरल। स्क्विरल इसको बोलते हैं SQIRREL। तो यह C++ जैसी सिंटैक्स वाली एक लाइट वेट और उच्च स्तरीय स्क्रिप्टिंग भाषा है ये। उसके बाद दिया है जावा। तो 1995 में सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित अत्यंत लोकप्रिय ये क्लास बेस्ड भाषा है। यानी कि चारों के चारों क्या है, हमारा कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे लोग जो कोबरा और स्क्विरल में कंफ्यूज होंगे कि ये जानवर का नाम है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कोबरा और स्क्विरल ये दोनों कंप्यूटर भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीपीटी का जो पूर्ण रूप है वो है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इससे संबंधित कुछ फैक्ट याद रख लेना है कि चैट जीपीटी को ओपन एआई कंपनी ने नवंबर 2022 में लॉन्च किया था। ठीक है। जेनरेटिव का क्या मतलब होता है कि नया टेक्स्ट या कंटेंट जनरेट करने की क्षमता। प्री ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि विशाल डेटा सेट पर पहले से ही प्रशिक्षित होना। और ट्रांसफॉर्मर का अर्थ क्या होता है कि एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो टेक्स्ट के पैटर्न को समझता है। इसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो 6वीं बीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जीव के स्वाद से संबंधित सवाल पूछा था। पहला देखिए है मीठा। तो इसको इंग्लिश में स्वीट बोलते हैं और ये जीव का प्राथमिक स्वाद है। तो मानव जीव के मुख्य रूप से 5 प्राथमिक स्वाद होते हैं। एक तो ये हो गया पहला हमारा स्वीट। उसके बाद होता है कड़वा जिसको बोलते हैं बाइटर इंग्लिश में, ये भी है हमारा प्राथमिक स्वाद में आता है। उसके बाद है नमकीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्टी, ये भी आता है। उसके बाद है खट्टा, यहाँ पे दिया हुआ है सावर, तो ये भी आता है। उसके बाद यहाँ पे उमामी दिया है। तो उमामी का मतलब होता है कि नमकीन या मांस जैसा स्वाद, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट या MSG का स्वाद को बोलते हैं उमामी। तो ये भी प्राथमिक स्वाद में आता है। 3 2 5 हो गया। बाकी जो मसालेदार बचा है ये कोई जीव के स्वाद में नहीं आता है। स्पाइसी नहीं आता है। तीखा, यहाँ तीखा का मतलब क्या होता है, पंजेंट। ये कड़वा है बाइटर, यानी जो मिर्च का स्वाद है ना वो कड़वा होता है, ये ऐसा। पंजेंट का मतलब होता है तीखा, तो ये इसमें नहीं आता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 4 और 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मसालेदार और पंजेंट जो हैं ये कोई स्वाद नहीं है, ये दर्द और जलन की संवेदनाएं हैं जो जीभ में मौजूद रिसेप्टर्स के उत्तेजित होने पर हमें महसूस होती है। ये जीभ का स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा भाग किस स्वाद को चखने के प्रयोग में आता है। तो ये वाला जो है बाइटर यानी कड़वा वाला स्वाद हमारे जीभ का ये पिछला हिस्सा है, ठीक है। और ये आगे का हिस्सा है। तो आगे वाला जो है वो आता है स्वीट यानी कि मीठा, ठीक है। बाकी का ये जो दो दिया है तो ये हो गया हमारा साल्टी यानी कि नमकीन, और ये हो जाएगा हमारा सावर यानी कि खट्टा। ये भी सेम हो जाएगा सावर, और ये हो गया साल्टी, और पीछे वाला क्या है बाइटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। पहला जोड़ा हमें दिया है एनोरेक्सिया। तो ये क्या है, यह एक खाने का विकार है जिसमें व्यक्ति वजन बढ़ने के डर से भोजन ही त्याग देता है। यहाँ पे दिया है नींद संबंधी विकार, तो ये तो गलत मिलान हो गया हमारा। दूसरा है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया क्या है, तो ये नींद संबंधी विकार है, और ये खाने का विकार दे दिया है, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ये इसका होना चाहिए और ये इसका होना चाहिए, तो ये भी हमारा मिलान क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद है डिस्पेनिया। तो यह सांस लेने में होने वाली कठिनाई या तकलीफ है, तो ये बिल्कुल सही मिलान दिया है। उसके बाद है एनसोमिया। तो एनोस्मिया, तो ये सूंघने की क्षमता यानी गंध पहचानने की क्षमता कम हो जाना या खत्म हो जाना है। तो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डिस्पेनिया और एनोस्मिया, तो ये दोनों हमारा क्या सही है, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो जब किसी विशालकाय तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसका केंद्र
ढह जाता है, क्षय हो जाता है और अत्यंत सघन न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और जब यह न्यूट्रॉन तारा बहुत तेज़ी से अपनी धुरी पर घूमता है और नियमित अंतराल पर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है तो इसे हम पल्सर बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे को बोलते हैं पल्सर। इसके साथ साथ ये याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन तारे बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबकीय रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटर। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, मैग्नेटर इसको क्या बोलते हैं। तो जो न्यूट्रॉन तारा बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र रखता है उसको बोलते हैं मैग्नेटर। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये LGD जो दिया है इसको बोलते हैं लैब, जी का मतलब होता है ग्रोन और D फॉर डायमंड। तो लैब ग्रोन डायमंड के संदर्भ में हमें बताना है। तो प्राकृतिक हीरे के समान रासायनिक और भौतिक गुण वाला ये कृत्रिम हीरा होता है LGD और इन्हें बनाने के लिए पतली स्लाइस के रूप में ग्रेफाइट या शुद्ध कार्बन का उपयोग सीड के रूप में किया जाता है। तो यहाँ हमें दिया है ऑप्शन सी ग्रेफाइट, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर या केमिकल वेपर डिपोजिशन तकनीक द्वारा कार्बन की परतें जमाई जाती हैं। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है ग्रेफाइट क्यों यूज होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा ही दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। तो किस तकनीक से बनाया जाता है, ये दो तकनीक है, एक है HPHT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और एक है CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन। ठीक है, ये दोनों तकनीक याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवलार। तो यह एक उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पारा एरामिड फाइबर है। यह वजन में हल्का होता है और इसकी तन्य शक्ति स्टील से लगभग 5 गुना अधिक होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो दिया है नाइलॉन, तो सामान्य कपड़े, रस्सी और पैराशूट बनाने में इसका उपयोग होता है। ये जो दिया है टेरिलिन, तो ये एक प्रकार का पॉलिएस्टर फाइबर है। अगला प्रश्न है HMX का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो इसका पहला जो पूर्ण रूप है, पहला है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और दूसरा है हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। इसको लिखते हैं HER हर मैजेस्टी एक्सप्लोसिव और ये है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो HMX जो है वो एक शक्तिशाली और सैन्य ग्रेड का उच्च विस्फोटक है और इसका मानक और सबसे स्वीकृत रूप होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव। इसे रासायनिक रूप में ऑक्टाजेन या साइक्लोटेट्रामिथाइल टेट्रानाइट्राएमाइन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 4। इसी वर्ग का एक अन्य प्रसिद्ध विस्फोटक है जिसको आप जानते होंगे RDX के नाम से, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, इसका पूरा नाम लिख दिया है, जो ओरिजिनल नाम है साइक्लोटेट्रामिथिलीन एंड टेट्रानाइट्राएमीन, या इसको शॉर्ट में ऑक्टाजेन भी बोलते हैं। ये इसका केमिकल नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्टिमस। तो इसे टेस्ला के AI डे यानी अक्टूबर 2022 में एलन मस्क द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे सामान्य मानव काम निपटाने के लिए डिजाइन किया गया है। बाकी ये जो सोफिया दिया है ये हैंसन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित विश्व की पहली नागरिकता पाने वाली रोबोट है। किस देश की, तो सऊदी अरब की नागरिकता पाने वाली है। बाकी एटलस क्या है, तो बोस्टन डायनेमिक्स का द्विपाद रोबोट है यानी बाईपेडल रोबोट। और ये पेपर क्या है, तो सॉफ्ट बैंक द्वारा बनाया गया ह्यूमनॉइड रोबोट है। पेपर मतलब PEPPER पेपर। तो ये चारों के चारों रोबोट के ही नाम हैं। अगला प्रश्न है मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा द्वारा शुरू किया गया एक गुप्त अनुसंधान कार्यक्रम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इसका नेतृत्व अमेरिकी भौतिक विज्ञानी J. रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था और इस पर एक मूवी भी आई है ओपनहाइमर, आप उसे देख सकते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु परीक्षण जिसको ट्रिनिटी टेस्ट बोलते हैं, ट्रिनिटी टेस्ट किया गया कब, 16 जुलाई 1945 को।
और हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए जाने वाले लिटिल बॉय और फैटमैन बम तैयार किए गए थे। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, वस्तु के आकार का बराबर बोल रहा है और उल्टा बोल रहा है। तो पहले क्या कीजिए, एक अवतल दर्पण बना लीजिए। ठीक है, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा F। ठीक है, C मतलब 2F, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब कह रहा है कि बनाया गया है कैसा, वास्तविक बनाया गया है, उल्टा बनाया गया वस्तु के आकार का, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो यदि वक्रता के केंद्र पर यदि आप वस्तु को रखते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से एक प्रकाश जाएगा और एक यहाँ से ये रिटर्न होकर इधर आएगा और ये रिटर्न होकर ऐसे, और ये दोनों कट होकर यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु के आकार का बना है, यानी कि हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्रता के केंद्र पर। यहाँ ऑप्शन दिया है फोकस पर। जब फोकस पे यदि आप रखेंगे वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो इसका इमेज जो है कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है, फोकस पे रखी हुई चीज़ को। और फिर बोल रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो यदि यहाँ कहीं आप रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा और बड़ा बनता है। और ये बोल रहा है कि वक्रता केंद्र से परे, तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा इसमें बी। अगला प्रश्न देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। जब इस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश लाइट पड़ता है तो यह प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में प्रचलित करता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सोलर पैनल, स्वचालित स्ट्रीट लाइट और कैमरों के लाइट मीटर में इसका उपयोग होता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अगला प्रश्न है कि विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलयन की सांद्रता। तो किसी विलयन या विलायक की दी गई मात्रा आयतन या द्रव्यमान में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। बाकी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सांद्रता व्यक्त करने के 3 इकाई होता है। एक होता है मोलरता, जिसको मोलारिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रति लीटर विलयन में विलय के मोल मापा जाता है। दूसरा होता है मोललता यानी कि मोलारिटी, तो प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोल। और तीसरा होता है द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज। अगला प्रश्न है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा करके। तो कोविड-19 के टीकाकरण जैसे कि mRNA या प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन में वायरस का पूरा घटक न होकर केवल उसका एक हानि रहित हिस्सा जैसे कि स्पाइक प्रोटीन या उसका जेनेटिक कोड शरीर में डाला जाता है। और हमारा इम्यून सिस्टम इसे बाहरी खतरा समझकर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, जिससे भविष्य में असली वायरस से सुरक्षा मिलती है। ये जो दिया है कि जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, तो ये गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि जीवित और वास्तविक जब वायरस को सीधे प्रवेश कराने से क्या होगा कि व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है और मे भी वो मर भी जाए इन्फेक्ट होके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो पहला दिया है नमकीन पानी। तो नमकीन पानी में Na+Cl- आयन मौजूद होते हैं। संतरे का रस, तो संतरे और नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है जो पानी में घुल करके फ्री आयन बनाते हैं। और नींबू का रस में भी ये भी सेम है। पानी में आयनों की उपस्थिति ही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए चूँकि जिम्मेदार होती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों क्या है? बिजली के सुचालक हैं। हमें ऑप्शन में क्या चुनना था? कुचालक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1953 में DNA के डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया और इन्हें 1962 में इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये जो दिया है रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, तो इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी फ़ोटो
ली थी, जो इस खोज का मुख्य आधार बनी थी। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आप जानते ही हैं, इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो देखिए कारण क्या है कि निर्वात यानी कि जहाँ वायुमंडल प्रतिरोध नहीं है वहाँ पे किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो गति के समीकरण v बराबर u प्लस जी टी के अनुसार यदि दोनों वस्तुएं समान ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती हैं तो समय जो है t, किसी भी क्षण उनका वेग जो होगा समान होगा। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर है, इसलिए हल्की और भारी वस्तुएं एक ही त्वरण और एक ही वेग से नीचे गिरेंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। तो वायरल वेक्टर तकनीक क्या है? इसमें एक हानि रहित वायरस जैसे कि एडिनो वायरस के संशोधित संस्करण को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर लक्ष्य वायरस यानी टारगेट वायरस रख देंगे, जैसे कि SARS-CoV-2 जो कि अभी हमने पढ़ा, इसके जेनेटिक कोड को रखकर शरीर में पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जो कोविशील्ड बनी थी, कोविशील्ड, और रूस की जो स्पुतनिक थी, स्पुतनिक 5, ये वायरल वेक्टर आधारित टीके थे। अगला प्रश्न है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र तल का फैलाव। इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका किया था हैरी हेस नामक भूगोलवेत्ता ने किया था। तो मध्य महासागरीय कटक पर मैग्मा ऊपर आकर ठंडा होता है और जम जाता है, जिससे महासागरीय परपटी पर लगातार नई चट्टान परत का निर्माण होता रहता है। अगला प्रश्न है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। तो इसके अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, जो नीचे मौजूद दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर के गर्म एस्थेनोस्फेरिक मेंटल पर धीरे धीरे प्रवाहित होती है या तैरती है। और ये जो सिद्धांत है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जो केवल महाद्वीपों के खिसकने की बात करता था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने बाद में इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। तो इसका आधार था ये बाद में आया था, ये वाला इसने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। अगला प्रश्न है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यह कोशिका के डीएनए से जेनेटिक कोड संदेश को लेकर के साइटोप्लाज्म में स्थित राइबोसोम तक पहुंचता है, ताकि शरीर में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण हो सके। अगला प्रश्न है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को उत्पन्न करते हैं डायनेमो के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। डायनेमो करता क्या है? तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है और यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर द्वारा लिखा है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो केवल एसी के वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, ये एसी करंट उत्पन्न नहीं करता है। चोक कुंडली क्या करती है? तो यह एसी परिपथ में ऊर्जा की बर्बादी किए बिना धारा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो ये एक सदिश राशि है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है जे वेक्टर आई बाई ए होता है। ए क्या है? एरिया है, जो कि छोटे से एरिया को हम वेक्टर के द्वारा ट्रीट करते हैं। तो चूंकि विद्युत धारा आई एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके परिमाण और प्रवाह की विशिष्ट दिशा दोनों होती है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य के आधार पर ये सबसे उपयोगी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो औषधीय रसायन शास्त्र में दवाओं का वर्गीकरण उनके मॉलिक्यूलर टारगेट जैसे कि एंजाइम, रिसेप्टर्स या न्यूक्लिक एसिड के आधार पर करना फार्माकोलॉजिस्ट के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। इसे यह समझने में मदद मिलती है कि दवा शरीर के किस विशिष्ट जैविक अणु के साथ क्रिया कर रोगी को ठीक करेगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को धीमा करते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटलिस्ट या निरोधक भी बोलते हैं। इसको इनहिबिटर या पॉइजन बोलते हैं। निरोधक। तो उत्प्रेरक वर्धक जो दिया है यहाँ पे, यह उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है न कि घटाता है, तो ये तो नहीं होगा। समांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ये समांगी और विसमांगी दोनों ही, ये दोनों अपक्रिया की दर को सामान्यतः बढ़ाते ही हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो ये कहाँ पे मिलती है? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगत तंत्रिकाएं क्या हैं? तो अंगों से संकेतों या संवेदनाओं को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक ले जाती हैं ये। और निर्गत तंत्रिकाएं क्या हैं? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से निर्देशों को अंगों और मांसपेशियों तक पहुंचाती हैं। ये दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आपस में आकर मिल जाती हैं और वहाँ पे आके जुड़ती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसोल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो ये गोवा तट के बाहर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से करंट अफेयर का प्रश्न शुरू हो रहा है, तो इसे हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर्स को याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बस समझने के लिए कर लेंगे। अगला प्रश्न है G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं किस चीज़ का? तो पहला कथन दिया है वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, तो बिल्कुल ये सही है। G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, तो ये गलत है। और कथन 3 दिया है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, तो यह विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो उस समय था येवगेनी प्रिगोजिन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। ये वैगनर ग्रुप का था। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका निधन कब हुआ था? तो 8 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में हुआ। अगला प्रश्न है गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो गौरव का मार्ग यानी पाथ टू प्राइड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यह म्यांमार का दूसरा सबसे लोकप्रिय बौद्ध प्रकाश पर्व है। अगला प्रश्न है कि व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में 1600 पेंसिल्वेनिया, सॉरी ये 1800 है ना, 1600 पेंसिल्वेनिया में अवस्थित है, 1800 नहीं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और कथन 2 दिया है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, तो ये सही है। और कथन 3 दिया है कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, तो ये भी सही है। और चौथा दिया है कि यह अमेरिकी और लोकतंत्र का प्रतीक है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति पद और लोकतंत्र का वैश्विक प्रतीक माना जाता है, तो ये भी सही है। तो 2, 3, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो यह एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है मैजेंटा, तो ये लाल और नीला को मिला करके बनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। फिर है टील, तो नीला, हरा और सफ़ेद को मिला करके, ऑप्शन हो जाएगा 3। बहुत ही ये बकवास क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को ये सब किसी को भी नहीं पता होगा। मोव्र, तो ये नीला, लाल और सफ़ेद, तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। सियान या सायन बोलते हैं, तो ये हरा और नीला से बनता है, ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोताओसेस की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो इसका नाम था टाइटन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है जूते और फैशन सहायक सामग्री और उसके विवरण से।
तो बेरेट क्या है, तो ये एक प्रकार की टोपी है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 इसका। उसके बाद दिया है स्टिलेटोज। तो स्टिलेटोज जो है वो महिलाओं के जूते का एक प्रकार है, हाई हील वाला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद है एविएटर्स। तो एक प्रकार का धूप का ये चश्मा है, सनग्लास बोल सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद चिगनोन, तो ये एक प्रकार का हेयर स्टाइल है, तो एक प्रकार का ये केश विन्यास, इसका हो जाएगा 5। उसके बाद है ब्रॉग, तो पुरुषों के जूते का एक ये प्रकार है, तो इसका हो जाएगा 1। तो राइट आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5, ई का 1। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथेंस। अगला प्रश्न है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? पहला दिया है फ्लशिंग मीडोज फ्रेंच ओपन। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह यूएस ओपन का स्थान है, यूएस, न कि फ्रेंच ओपन का। वीनस रोज वाटर डिश, और इसका दिया है विंबलडन ट्रॉफी महिला। तो यह विंबलडन में महिला एकल विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी है, तो ये तो सही सुमेलित है। रोलैंड गैरोस यूएस ओपन है, तो ये गलत है, ये यूएस ओपन नहीं, ये फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डाफने अकोस्ट मेमोरियल कप। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल को दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? 2 और 4 बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो 576, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो ये तमिलनाडु था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो ये था नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कहाँ पे है? तो ये नागालैंड के पेरेन जिले में स्थित है। ये जो कछुआ है मैनेरिया एमिस, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। ये बाकी जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये केरल में स्थित है। हाथी व बाघ के लिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, यूनेस्को का मिश्रित धरोहर स्थित यूनेस्को के मिश्रित धरोहर स्थल में ये शामिल है, ये सिक्किम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो USA ने, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ये ग्रेड 6 के बारे में है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो न्यूजीलैंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दुनिया ने पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियाडम्बिड्स कहा जाता है, तो के टिलियाडम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो रूस में टिलियाडम्बी के जीवाश्म मिले हैं। अगला प्रश्न है सुर्खियाँ बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागरों से संबंधित है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। बाकी जो बैल है तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे प्रिय पशु था, कह सकते हैं। बाकी जो हाथी दिया है यहाँ पे, तो हाथी दांत की वस्तुएं बड़े पैमाने पर मिली है लुथल में,
तो इसकी भी जानकारी उन्हें होगी। तो घोड़ा और शेर हमेशा ऑप्शन में देता है, तो इन दोनों की उन्हें जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया गेट नहीं है। बाकी जो यहाँ पे दिया है कुतुब मीनार, तो इसे 1993 में यूनेस्को स्थल घोषित किया गया। लाल किला को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। भारत में वर्तमान में कुल 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 43वां कौन है? तो अहोम मोइदम्स असम में जो स्थित है उसे बनाया गया है। बाकी यहाँ पे जो दिया है इंडिया गेट, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों का स्मारक है जिसमें एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड से ली गई थी। इंग्लैंड से क्या लिया गया था? तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 में। तो एक संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। एसोसिएट स्टेट बोलते हैं, सह राज्य। कब? 1974 में। फिर एक 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1975 में, जिसमें 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां पूर्ण राज्य ये बन गया था। ठीक है, तो सह राज्य बनाया गया 1974 में और पूर्ण राज्य बनाया गया 1975 में। सिक्किम पर इससे पहले चोग्याल राजवंश का शासन था। ये एग्जाम में पूछ दिया है, चोग्याल वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो प्रश्न में निम्नलिखित पूछा है। निम्नलिखित का मतलब ये है कि हमें इन्हीं तीनों में से चूज करना है। अगर पूछता कि विश्व की कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो हमारा राइट आंसर होता कुवैती दिनार। कुवैती दिनार। चूँकि हमें इन्हीं तीनों में से चुनना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग के बाद सबसे महंगा है यूरो, यूरो के बाद है यूएसए, यानी कि यूके का पाउंड स्टर्लिंग, फिर यूरोपियन यूनियन का यूरो और उसके बाद यूएसए का डॉलर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2047। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप किसको बोलते हैं? तो बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित अर्धगोलाकार संरचना या टीला को स्तूप बोलते हैं। चैत्य किसको बोलते हैं? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं का प्रार्थना भवन या पूजा स्थल को बोलते हैं, जैसे कार्ल का चैत्य। और उसके बाद है विहार, तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान या मठ को बोलते हैं विहार। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो ये एक प्रकार की कढ़ाई है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सुजनी आर्ट जो है यह बिहार मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों की एक पारंपरिक और प्रसिद्ध कढ़ाई कला है। इसमें पुराने कपड़ों को एक साथ सिलकर उस पर धागों से सुंदर आकृति और सामाजिक सांस्कृतिक कहानी काढ़ी जाती है और सुजनी कढ़ाई कला को भौगोलिक संकेत भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हमें कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, तो ये कथन गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में स्थित है, न कि बांका में, तो भागलपुर। दूसरा है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, तो ये भी गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने 8वीं से 9वीं शताब्दी में की थी। गोपाल प्रथम नहीं थे। गोपाल ने उदंतपुरी की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ पे फला फूला, तो ये सही है। यह बौद्ध धर्म के व्रजयान या तंत्रयान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षण केंद्र था। फिर यहाँ पे खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो ये भी कथन सही है बिल्कुल। यहाँ धर्म के अलावा व्याकरण, न्याय, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, दर्शन आदि विषय पढ़ाए जाते थे। तो राइट आंसर हमें पूछ रहा है कौन सा गलत है,
तो 1 और 2 गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। तो ये कथन गलत है। भारत में बारूद का प्रयोग बाबर से पहले जैसे कि बहमनी, विजयनगर युद्ध और सल्तनत काल में शुरू हो चुका था। फिर भारत में बाबर के आगमन के कारण क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी गलत है। मेहराब और गुंबद की वास्तुकला भारत में दिल्ली सल्तनत के समय ही आ चुकी थी। फिर भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। तो ये कथन सही है। बाबर का जो पिता था वो तैमूर था और जो माता थी वो चंगेज खान का वंशज थी, इसलिए उसके आगमन से भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, हम कह सकते हैं। चौथा, एक युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो ये भी सही है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर तोपखाने और तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। हमें सही कथन चुनना है, तो राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये था सूरत। राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। और यहाँ से भारतीय हज यात्री मक्का की पवित्र यात्रा के लिए जहाज़ों पर सवार होकर रवाना होते थे, इसलिए सूरत को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार या फिर कुव्वत उल इस्लाम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसकी थी? तो ये मराठा प्रशासन में थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा प्रशासन की सहायता एवं सलाह के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था। मैं उनका यहाँ पे नाम लिख देता हूँ 8 का। पहला थे पेशवा, जिसे हम प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, शासन एवं वित्त संभालते थे ये। उसके बाद अमात्य या मजुमदार, ये वित्त मंत्री थे। और सैर नौबत, तो ये सैन्य प्रमुख थे। वाकिया नवीस, तो ये गृह मंत्री और सूचना मंत्री के समतुल्य थे। और सुरनीस या चिटनीस, तो ये पत्राचार विभाग से संबंधित थे। दबीर या सुमन, तो ये विदेश मंत्री। और न्यायाधीश न्याय विभाग से। पंडित राव धार्मिक एवं दान कार्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? तो ये अजंता में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि यानी हाथ में नील कमल धारण किए हुए वहाँ का विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र अंकित है और यह बौद्ध कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये कथन गलत है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। दूसरा कथन है, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो ये भी गलत है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो दोनों कथन जो है गलत है। राइट पूछ रहा है सही कौन है, तो कोई नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहला दिया है चरक। तो चरक जो थे वो चिकित्सा से संबंधित है। चरक प्राचीन भारत के महान आयुर्वेद चिकित्सक थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। दूसरा है ब्रह्मगुप्त। तो ये गणित से संबंधित थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत इन्होंने दिया था। ब्रह्म स्फुटित सिद्धांत। तीसरा है वराह मिहिर। तो ये ज्योतिष थे, इसका हो जाएगा 4। ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री व ज्योतिषाचार्य थे और इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक लिखी थी। पंच सिद्धांतिका। और एक और पुस्तक था बृहजात, ये भी एक बार पूछा गया है, बृहजातक। विशाखा दत्त, तो ये नाटककार थे, गुप्तकालीन प्रसिद्ध नाटककार, और इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक लिखी थी। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो राइट आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन जो था अपने दरबार को ईरानी और फारसी परंपराओं के आधार पर पुनर्गठित किया था और उसने फारसी नववर्ष त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। और इसी ने राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा यानी कि घुटनों के बल झुककर प्रणाम करना और पाबोस यानी कि सुल्तान के पैर चूमना, इन दोनों प्रथाओं की शुरुआत की थी बलबन ने। अगला प्रश्न है, नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत। तो मध्यकाल में विशेष करके 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में नामपंथी, सिद्ध और योगी संप्रदायों ने रूढ़िवादी कर्मकांडों का खंडन करते हुए साधारण और व्यवहारिक भक्ति पंथ को लोकप्रिय बनाया और इनमें गुरु गोरखनाथ का नाम भी प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या देसी भाषा तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो ये कथन भी सही है। स्त्री पुरुष समानता, अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ये जो वुड है 1854, इसको बोलते हैं वुड डिस्पैच। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो मिथिला क्षेत्र में कर्नाट के शासनकाल, इस वंश के संस्थापक कौन थे ये कभी कभी पूछ देता है। तो ये थे नान्य देव। तो इनके शासनकाल यानी कि 1097, ये कर्नाट राजवंश का शासनकाल है। 1097 से 1324 ईस्वी के दौरान मैथिली भाषा एवं साहित्य का विकास और संरक्षण शुरू हुआ था। इसी वंश और उसके बाद के काल में महाकवि विद्यापति जैसे महान साहित्यकारों का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वो था राजगीर। तो प्राचीन मगध साम्राज्य की सबसे पहली और प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो पहाड़ियों से घिरी एक सुरक्षित नगरी थी। बिंबिसार और अजातशत्रु ने यहीं पे शासन किया था। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसे 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। दूसरा कथन, इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। गैगिंग का मतलब होता है गला घोटना, मुंह बंद करने वाला भी बोलते हैं इसको। तो देसी भाषा के प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर अंकुश लगाने के कारण इसे गैगिंग एक्ट कहा गया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस दमनकारी अधिनियम को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया था। तो 1, 2 और 3 हमारा तीनों ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन दिया है हमें कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी सही है। तो इसके तहत पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं जैसे विशिष्ट विभागों को प्रशासित करने के लिए प्रांतों को निश्चित अनुदान आवंटित किए गए थे। कथन तीसरा देखिए कि इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। ये भी सही है। और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये भी सही है। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो प्रांतीय प्रशासनों को स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना और केंद्रीय राज्य वित्तीय असंतुलन को कम करना था। तो चारों कथन ही हमारा सही है। सही उत्तर चुनना था, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये था कामंदक, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। इसे कामंदकीय नीतिसार भी कहा जाता है। यह पुस्तक मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है और इसमें गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था, राजव्यवस्था एवं कूटनीति का वर्णन मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। अगला प्रश्न, फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी?
तो ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह फारसी भाषा में लिखा गया है और इसमें मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी ऐतिहासिक विवरण, विशेष करके मारवाड़ और राजपूत युद्धों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये था समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चीनी यात्री वेनसांग के विवरण के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य और विश्राम गृह या महाविहार और मंदिर बनवाने हेतु समुद्रगुप्त के पास उपहारों के साथ एक दूत मंडल भेजा था और समुद्रगुप्त ने सहर्ष अनुमति प्रदान की और बोधगया में महाबोधि संघाराम का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए कालानुक्रम समझ लीजिए आप कि एक था 12 दिसंबर 1911 का समय। दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करते हुए बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की। फिर आया 22 मार्च 1912, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाने की औपचारिक अधिसूचना जारी हुई, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया। फिर आता है 1 अप्रैल 1912, बिहार प्रांत जिसमें उड़ीसा भी शामिल था बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होकर विधिवत अस्तित्व में आ गया। फिर आता है 1936, इस समय बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये कथन गलत है। विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील के बाद कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। तो यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था, ना कि तीसरा। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बिल्कुल ये कथन सही हो जाएगा। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। तो ये गलत है। विक्टोरिया झील केवल 3 देश तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमाओं का स्पर्श करती है। रवांडा से ये नहीं लगती है। चौथा है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो ये कथन सही है। इससे सफ़ेद नील नदी निकलती है जो युगांडा के जिंजा के पास से बहती है। कथन गलत है, हमें पूछ रहा है, तो कौन कौन सा गलत हो जाएगा? पहला और तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये गलत है कथन। हीट वेव तब घोषित किया जाता है जब तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाए। किसके लिए? मैदानी क्षेत्रों के लिए। मैदानी क्षेत्रों के लिए कितना होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये भी गलत है। यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। और तटीय क्षेत्रों के लिए ये सीमा क्या है? तो ये तटीय क्षेत्रों के लिए है 37 डिग्री सेल्सियस। तट वालों के लिए 37, किनारों के लिए हिल के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए है 30 और मैदानी इलाका जैसे बिहार और यूपी के लिए अगर आप समझें तो ये हो जाएगा 40। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? कौन सा कथन सही है? तो कोई कथन सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसका हो जाएगा इटली। इटली की ये जेनेवा नहीं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जेनोवा इटली में ये जन्मा था और स्पेन के स्पॉन्सरशिप में, यानी उसके कह सकते हैं स्पेन के झंडे तले अमेरिका की इसने खोज की थी। उसके बाद है जैक्स कार्टियर, तो इसका होगा फ्रांस। तो ये एक फ्रांसीसी नाविक था जिसने कनाडा और सेंट लॉरेंस नदी का अन्वेषण यानी खोज किया था। सर फ्रांसिस ड्रेक, तो ये एक अंग्रेज नाविक था जिसने यूनाइटेड किंगडम में जन्मा था और इसने दुनिया की परिक्रमा की थी, ऐसा कहते हैं। फर्डिनेंड मैगलन, इसके बारे में पता ही होगा, एक पुर्तगाली अन्वेषक था जिसने विश्व परिक्रमा अभियान का नेतृत्व किया था।
तो ये हो जाएगा इसका 1। तो राइट आंसर क्या होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए कि यूएई के रियासती राज्य कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजेरा, रासल खैमा। तो ये 7 रियासतें हैं टोटल यूएई में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो इसका उद्गम जो है झारखंड राज्य के रांची जिले के नगरी गांव के पास छोटा नागपुर पठार से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, हुंडरू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो पहला देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है ये, तो पश्चिम चंपारण। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नहीं होगा वन्य जीव बिहार में, ये है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है ये, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ये स्थित है। तीसरा है गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह राजस्थान में, ये भी नहीं होगा बिहार में, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। चौथा है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है, मुंगेर जिले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 4 हमारा सही उत्तर चुनना है। तो 1 और 4 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड श्रेणी में इसे रखा गया है। दूसरा है इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तो ये भी कथन सही है, नेत्र लेंस न होने के कारण ये देख नहीं सकती। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। तो यह पराश्रव्य तरंगों से दिशा ज्ञान और शिकार करती है, ये भी कथन सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4 सब सही है, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो नारायणी नदी नाम है इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है ये, जहाँ इसे सप्तगंडकी या शालिग्राम भी कहा जाता है और मैदानी भागों में इसे नारायणी कहते हैं। और ये जो है बिहार के हाजीपुर सोनपुर के पास गंगा नदी में जाकर के ये गंडक नदी मिल जाती है। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जमुई में। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार के जमुई जिले खास करके सोनादेव, करमटिया और झाझा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार स्थित होने का अनुमान लगाया गया है। देश के कुल स्वर्ण अयस्क का लगभग 44% हिस्सा यहाँ पे है। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो ये गंडक नदी पर किया गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर बांध या बैराज बनाकर यह नहर निकाली गई है। इससे उत्तर पश्चिमी बिहार के चंपारण एवं आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये कहाँ पे स्थित है त्रिवेणी नहर, तो ये पश्चिम चंपारण बोल सकते हैं, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया हमें कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ब्राज़ील की चट्टानों में पाई जाने वाली सोने की जो मुख्य सिराएं हैं उसी के अंश ही अपरदन के बाद घाना तट पर निक्षेपित होकर समृद्ध प्लेसर जमाव बनाते हैं। क्योंकि ये दोनों क्षेत्र कभी अटलांटिक महासागर के बनने से पहले आपस में जुड़े हुए थे। वही कारण हमें दिया हुआ है कि किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त है। तो ये कथन बिल्कुल, ये कारण जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए।
पहला है धारवाड़ चट्टान प्रणाली। तो यह सबसे पुरानी आर्कियन चट्टानों का हिस्सा है। बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे कि मुंगेर, जमुई, नवादा में ये स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का ये हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली, तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिमी जिलों जैसे कि कैमूर, रोहतास में स्थित है, जहाँ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और पायराइट्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट, कार्डजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, तो यह बिहार के मैदानी भागों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के तीव्र जमाव से निर्मित नवीन प्रणाली है, जैसे कि गंगा, कोसी और गंडक के द्वारा जो लाई गई है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका 1, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित चट्टान को बोलते हैं क्वाटरनरी चट्टान। तृतीयक चट्टान प्रणाली क्या है? तो यह शिवालिक हिमालय श्रेणी का भाग है जो बिहार के उत्तर पश्चिमी जिले पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो राइट आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो यह है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। तो भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के बीच स्थित ये क्षेत्र भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें कुल 21 द्वीप शामिल है और यहाँ प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास, मैंग्रोव तथा संकटग्रस्त समुद्री जीव जैसे कि डुगोंग है एक सी का बोलते हैं इसको, डुगोंग जैसी अभूतपूर्व जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है। तो देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। तो 24 घंटे को हम क्या करेंगे, इसको 1 डिग्री निकालेंगे तो 24 बट्टा कितना हो जाएगा? 360। 24 घंटे को मिनट में अगर हम बदल दें या इसको ऐसे ही रहने दें तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 24 बट्टा 360 घंटा। अब क्या करना है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 24 बट्टे 360 गुने 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 छक्के 24 यानी कि 6 घंटा। तो चूँकि थिम्पू जो है वो पूर्व में स्थित है इसलिए समय ग्रीनविच से क्या होगा? आगे होगा। तो ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 12 में हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे तो शाम का 6 बज जाएगा। ठीक है, शाम का 6 बजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 PM। ऑप्शन ए, एम यहाँ पे दिया है, ये नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया है कि धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस जो है मुख्यतः अवसादी चट्टानों में मिलती है, धारवाड़ में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। धारवाड़ चट्टानें जो है आग्नेय या कायांतरित चट्टानें हैं। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, तो ये कथन सही है। झारखंड का कोडरमा जिला भारत में उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। तीसरा है, कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरो के लिए मध्य प्रदेश की पन्ना खदानें प्रसिद्ध है। कडप्पा प्रणाली मुख्य रूप से लौह अयस्क और सीसा इत्यादि के लिए जानी जाती है, तो ये भी गलत है। चौथा है, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम भंडार मुख्य रूप से तटीय एवं अवसादी द्रोणियों जैसे कि मुंबई हाई, असम, बाड़मेर, राजस्थान में पाए जाते हैं, प्राचीन अरावली पर्वतमाला में नहीं। तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो अक्षांश रेखाएं की जो गणना है वो उसको ऐसे करते हैं कि 0 डिग्री को एक रेखा मान लिया गया है। ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 89 डिग्री नॉर्थ तक कितनी रेखाएं होंगी? 89 रेखाएं होंगी। फिर ये उत्तरी गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध। अब दक्षिणी का देखिए, दक्षिणी में 1 डिग्री साउथ से लेकर के 89 डिग्री साउथ तक कितनी रेखाएं होंगी? 89 रेखाएं। और उत्तर ध्रुव ये क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ है। और दक्षिण ध्रुव ये क्या है? तो 90 डिग्री साउथ है। ये दोनों क्या है? तो ये केवल बिंदु हैं, ये कोई रेखा नहीं है, ये ध्यान रखना है।
इसलिए हमने इसमें 90 डिग्री नहीं लिया है, 90 डिग्री नहीं लिया है। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 0 डिग्री एक हो गया और बाकी 89 89, तो 89 + 89 + 1 ये हो जाएगा 179। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो ये है 30 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो देखिए, कर्क रेखा का मतलब क्या है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, और भारतीय मानक रेखा का मतलब है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया सूरजपुर जिले में स्थित है। तो भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र प्रायद्वीप पठार के बघेल खंड पठार में के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ये याद रखना है, कोरिया सूरजपुर जिले में छत्तीसगढ़ में इनका कटान बिंदु है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो उत्तराखंड के केवल 3 जिले चीन या तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला है उत्तरकाशी, चमोली और एक है पिथौरागढ़। चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया है तो अल्मोड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्मोड़ा उत्तराखंड के आंतरिक कुमाऊं मंडल में स्थित जिला है जिसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो यह दक्षिण प्रशांत महासागर, पेरू और इक्वाडोर के तटीय क्षेत्र में बहने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। कहाँ कहाँ पे? तो पेरू और इक्वाडोर। कैसी जलधारा है ये? तो गर्म समुद्री जलधारा है ये सामान्य परिस्थितियों में बहने वाली ठंडी पेरू या हम्बोल्ट धारा का स्थान ले लेती है। प्रभाव क्या है? तो एल नीनो के उभरने से वैश्विक मौसम चक्र प्रभावित होता है और भारत में अक्सर सामान्य से कम वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं। तो ये हमारा सही हो गया। दूसरा, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। तो ये गलत है। कॉलेजियम प्रणाली संसद के किसी कानून या अधिनियम द्वारा नहीं बनाई गई थी बल्कि यह न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। तो ये गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो ये कथन सही है बिल्कुल। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी प्रणाली के तहत की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो, लेकिन सलाह इन्हीं से ली जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआती वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो ये गलत है। कॉलेजियम प्रणाली की औपचारिक शुरुआत 1993 के सेकंड जज केस से हुई थी, न कि 1981 के फर्स्ट जज केस से। ये फर्स्ट जज लिखा है ना, भले ही 93 यहाँ पे लिखा है बट ये फर्स्ट जज लिखा है, यहाँ पे सेकंड जज लिखना चाहिए था। तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हमारा सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। तो ये गलत है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कर्तव्य जो है वो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 11वां कर्तव्य, और शुरू में थे 10 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47। तो ये भी गलत है। नए निदेशक सिद्धांत जो है 39 से, 43 से और 48A है, न कि 47। यहाँ पर अगर 48A देता तो ये कथन हमारा सही हो जाता है। 47A तो पहले से मौजूद है, जोड़ेंगे क्या? वो तो पहले से है। चौथा कथन है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये कथन सही है। अनुच्छेद 103 और 192 के तहत यह प्रावधान किया गया था।
तो हमें पूछ रहा है गलत कौन है, तो 2 और 3 गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या हैं? पहला दिया है कि आदिम लक्षणों के संकेत, तो ये कथन, ये जो विशेषता है बिल्कुल सही है। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति, ये भी सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी सही है। और चौथा है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी सही है। तो हमारा उपयुक्त में से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा से, यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध घोषित किया गया है इसके तहत। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 क्या है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 22 में क्या है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। तो अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यहाँ पे जो भारत के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका न्यायपालिका की संरचना में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति। यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके भारत के 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन के बारे में संबंधित है। ये भाषाई अल्पसंख्यक, तो इनसे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 350 ए और 350 बी में किया गया है। धार्मिक अल्पसंख्यक, तो इनके अधिकारों का उल्लेख जो है 29 और अनुच्छेद 30 में है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जी, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, ये 1967 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती या संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 का है। इस ऐतिहासिक मामले में न्यायालय ने गोलकनाथ फैसले को पलटते हुए मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, ये 1980 का है। इस मामले में मूल ढांचे के सिद्धांत को पुनः सुदृढ़ किया गया और न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। चूँकि हमें पूछ रहा है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम किस में दिया गया था? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में सीपीआई से अलग होकर के हुई थी। तो ये जो मिलान होगा इसके आमने सामने का हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी था, ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, सीपीआई है। इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। कहाँ पे? कानपुर में हुई थी। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, तो ये इसकी स्थापना 1984 में कांसीराम द्वारा की गई थी। 1984 में कांसीराम के द्वारा की गई थी। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, इसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी द्वारा की गई थी। तो वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। आप, BSP, BJP, CPI, मार्क्सवादी वाला और INC और NPP है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? A का 1, B का 3, C का 4, D का 2, राइट आंसर A हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो ये होगा अनुच्छेद 120(1). अनुच्छेद 110(1) में क्या है? तो ये धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, धन विधेयक या मनी बिल। अनुच्छेद 122(2) में क्या है? तो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने से संबंधित है। और अभी 120(1) का बताया, यह प्रावधान करता है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो पहला दिया है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। तो ये शामिल है कि नहीं शामिल है? तो ये सबसे बड़ा घटक है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में क्या क्या आता है? तो डॉलर आता है, फिर यूरो आता है, फिर पाउंड आता है, तो यूरो, पाउंड, डॉलर, ये सभी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में शामिल है। ऑप्शन 1 इसमें शामिल है। दूसरा है सोना। तो आरबीआई द्वारा धारित स्वर्ण भी इसमें शामिल है, ये भी हो जाएगा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स। तो आईएमएफ द्वारा सृजित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, ये भी शामिल है। आरक्षित किस्त स्थिति यानी रिजर्व ट्रांस पोजीशन, आरटीपी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आईएमएफ में भारत का आरक्षित कोटा को बोलते हैं आरक्षित किस्त स्थिति, तो ये भी इसमें शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। तो ये सही है। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत यानी मूल देश को निर्धारित करने के मानक होते हैं ये। उसके बाद दिया है हमें, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। बिल्कुल सही है, यह कस्टम एजेंसियों को लागू होने वाले सीमा शुल्क या टैरिफ तय करने में मदद करते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो यह भी सही है, व्यापार सांख्यिकी यानी ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एकत्र करने के लिए इनका उपयोग होता है। कथन 4 है कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो ये भी सही है, व्यापार प्रतिबंध, एंटी डंपिंग शुल्क और तरजीही व्यापार समझौते आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। तो ये गलत है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है, प्रति 10,000 नहीं है। जो 10,000 दिया है ये गलत है, यहाँ पे 1,000 होना चाहिए था। दूसरा है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। तो ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ही उच्च शिशु दर है। मतलब इसका है कि 1,000 में से 189 बच्चे मर जाते थे 1 साल के भीतर ही। ये वाला गलत, ये वाला सही। तीसरा है, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। तो ये सही है। चौथा है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो ये भी सही है, एसआरएस बुलेटिन के अनुसार ये यूपी में जो था वो 38 था IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। तो ये भी सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 कथन सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। किसे सक्षम बनाती है? तो ये पहला दिया है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। तो कथन 1 जो है वो भौतिक पूंजी संचय से संबंधित है, इसलिए ये मानव पूंजी निर्माण के लिए बेहतर व्याख्या नहीं हो सकता। ज्ञान में वृद्धि करने को, तो 2 ऑप्शन जो है ये देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने, ये जो दोनों अगर मिला दें आप और इसको देखें, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो ये 2, 3, 4 में ऑलरेडी हमारा शामिल है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि केवल 4 हमारा क्या है? सही है, क्योंकि ये आंशिक रूप से सत्य है
और ये भी आंशिक रूप से सत्य है और ये पूर्ण रूप से सत्य है। अगला प्रश्न है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। शोधन क्षमता इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी भी बोलते हैं, एक ऐसी वित्तीय स्थिति है जहां देनदार अपने ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। दूसरा, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तो ये भी सही है। दिवाला को बोलते हैं बैंकरप्सी। तो बैंकरप्सी एक कानूनी प्रक्रिया या निष्कर्ष है जहां अदालत देनदार की संपत्ति का पुनर्गठन या परिसमापन करती है। तीसरा, शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। एक इंग्लिश में ये फेमस कोट है कि इंसॉल्वेंसी इज ए स्टेट, बैंकरप्सी इज द लीगल कंक्लूजन। शोधन अक्षमता का एक अवस्था है जबकि दिवाला उसका कानूनी परिणाम है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो ये गलत है, क्योंकि हालांकि जो IBBI है इसका स्थापना जो कि 2016 में हुआ था, ये नियामक निकाय है, परंतु वास्तविक अदालती कार्यवाही कंपनियों के लिए NCLT एंड व्यक्तियों के लिए DRT द्वारा संचालित की जाती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 1956 में अपनाया गया था। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत के आर्थिक इतिहास में भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि PC महालनोबिस मॉडल पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। ये कथन बिल्कुल ही सही है। ये घरेलू विनिर्माण और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल निर्माण निवेश को प्रोत्साहित करती है। दूसरा कथन है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियाँ हैं, वैश्विक कंपनियाँ और घरेलू कंपनियाँ। तो ये कथन गलत है। इसमें केवल 2 निश्चित श्रेणियाँ नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि MSME, हाइब्रिड इत्यादि के अनुसार अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये भी गलत है। प्रोत्साहन दर जो है वो 4 से 6% के बीच दी जाती है और अवधि वर्ष 5 वर्ष है। तो यहाँ पे जो 8% दिया गया है ये गलत है, और ये जो अवधि वर्ष दिया है 6 वर्ष, ये भी गलत है, 5 वर्ष होना चाहिए। चौथा है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में पहला लैपटॉप, दूसरा टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। IT हार्डवेयर PLI के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और USFF शामिल है। तो हमारा राइट आंसर हमें क्या पूछ रहा है, कथन गलत कौन है? तो दूसरा और तीसरा गलत है, तो राइट आंसर D हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो ये कथन सही है। यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। ये गलत है, ये खान मंत्रालय की नहीं है, ये पंचायती राज मंत्रालय की है, पंचायती राज मंत्रालय। दूसरा है, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये सही है। यह योजना CORS बोलते हैं इसको, CORS कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस नेटवर्क तकनीक द्वारा 5 सेंटीमीटर तक की उच्च सटीकता प्रदान करती है। तीसरा है, CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन्स रिसोर्स शेयरिंग है। तो ये गलत है, अभी मैंने बताया। CORS का मतलब है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है। चौथा है, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यह ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्तियों को सटीक नक्शे और संपत्ति कार्ड प्रदान करती है। तो हमारा हमें पूछ रहा है क्या, गलत कौन है? तो गलत कौन है इसमें? गलत है 1 और 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सॉरी 1 और 3 गलत है ना, तो राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्वामित्व का फुल फॉर्म लिख दिया है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन ये शुरू किया गया था, 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का या के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा से है या हैं। पहला देखिए, राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश दे सकते हैं। दूसरा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। और इसी का ठीक अपोजिट चौथा अगर आप पढ़ेंगे तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे बोला है नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल हमारा सही है। कौन कौन से सही हो गया, हमें सही उत्तर ही चुनना था, 1, 3 और 4, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। पहला है, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। तो बिल्कुल ये योगदान कर सकता है, सरकारी खर्च में अत्यधिक वृद्धि से बाजार में तरलता बढ़ती है जिससे उच्च मुद्रास्फीति दबाव बनता है। ये पहला कारक है, मुद्रास्फीति पक्ष वाला ये कारक है, मुद्रास्फीति पक्ष। दूसरा है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये मंदी पक्ष है, मंदी पक्ष। तो औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेलती है, तो ये भी हमारा शामिल होगा उसमें। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुद्रास्फीति जनित मंदी दिया है इसको इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है मंदी, तो मंदी वाला पक्ष, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति वाला पक्ष। तीसरा है, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी होती है। हालांकि ये सामान्य मंदी के प्रभाव तो हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन के दोहराव वाले मूल कारणों में ये शामिल नहीं होते हैं। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है या करते हैं। पहला कथन है, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है, तो ये कथन गलत है। एफडीआई में कमी निजी क्षेत्र की कम भागीदारी से नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण आई है। दूसरा है, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, ये भी गलत है। महामारी के तुरंत बाद के वित्तीय वर्षों में एफडीआई जो आवक है वो वैश्विक मंदी और युद्ध प्रभाव के कारण प्रभावित हुई है, जो रूस यूक्रेन का युद्ध था उसके वजह से। तीसरा है, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरीके से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी गलत है। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार के बाद भी वैश्विक परिस्थितियों के कारण एफडीआई में उतार चढ़ाव देखा गया है, यह बिना घटे लगातार नहीं बढ़ा है बल्कि कभी कभी घटा भी है। चौथा है, कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, तो ये सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केवल 4। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो ये है 5,98,000, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ये जो प्रश्न है ये वास्तव में अधूरा है, इसको पूछना चाहिए था शहरी संकुलन कितना है, संकुलन। ठीक है, ये यूएन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्ट के हिसाब से पूछा गया था और उस हिसाब से हमारा आंसर इतना होगा। वास्तव में अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें आप तो कुल जनसंख्या जो है 43,91,418 है गया जिले की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है,
व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, तो ये कथन सही है। गैर योजना व्यय सरकार के प्रशासनिक और अनिवार्य भुगतानों से संबंधित होता है, जिसमें ब्याज भुगतान सबसे बड़ा घटक है। बाकी बी और सी जो है ये दोनों योजनागत विकास कार्यों के अंतर्गत आते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, तो ये सही है। वैश्वीकरण के बाद भारत का वैश्विक व्यापार तेजी से बढ़ा है वस्तुओं और सेवाओं का। दूसरा है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, तो ये भी कथन सत्य है। 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत में एफडीआई का प्रवाह कई गुना बढ़ा है। तीसरा है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, तो ये गलत है। भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण के दौरान आयात में वृद्धि निर्यात की तुलना में अधिक रही है, जिसके कारण भारत का जो व्यापार घाटा लगातार बना रहता है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, यानी आयात में वृद्धि हुई है निर्यात में कमी हुई है, ये उल्टा बोल रहा है इसमें, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कोविड-19 महामारी के वर्ष 2021 में लॉकडाउन और प्रोत्साहन पैकेजों के कारण केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है, तो ये भी कथन क्या है, ये कथन हमारा जो है गलत है। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा घट करके 6.7% हुआ था, न कि 7.7। तीसरा है, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है, तो ये भी गलत है। महामारी के बाद के वर्षों में आर्थिक सुधार और कर अनुपालन में वृद्धि के कारण भारत का राजस्व जो संग्रह है जीएसटी और प्रत्यक्ष कर रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है, घटा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। कौन से कथन सही है, तो केवल एक सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। पहला कारण दिया है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, तो ये कारण था अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार जैसे कि एनफील्ड राइफल, रेल और तार जैसी संचार व्यवस्था थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, तो विद्रोहियों का कोई केंद्रीय नेतृत्व, भविष्य की स्पष्ट योजना या साझा विचारधारा नहीं थी, तो ये भी इसका कारण था। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, तो ये भी एक कारण था। आधुनिक शिक्षित वर्ग, अधिकांश देशी रियासतों के राजा और बड़े जमींदार इस विद्रोह से दूर रहे या अंग्रेजों का साथ दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो कौन था, तो वो था बटक मियाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील बागान प्रबंधक इरविन ने रसोइये बटक मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने के लिए लालच और धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने गांधी जी को सचेत कर उनकी जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा के माध्यम से बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए यह उग्र किसान आंदोलन चलाया था। पीर अली खान कौन थे, तो पटना में 1857 के विद्रोह के नेता थे, ये पुस्तक विक्रेता थे एक प्रकार के। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ये आर्य समाज के संस्थापक थे 1875 में। जयप्रकाश नारायण तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के ये नायक थे। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है होम रूल आंदोलन, ये हुआ था 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था ये। सूरत विभाजन ये कब हुआ था, तो ये 1907 में, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, राज बिहारी घोष अध्यक्ष थे। खेड़ा सत्याग्रह तो ये 1918 में हुआ था, गुजरात में किसानों के कर माफ़ करने हेतु महात्मा गांधी का आंदोलन। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसमें था। तो हमें क्या करना है, कालानुक्रम में सजाना है।
तो पहले कौन आएगा, पहले सूरत आएगा 1907, उसके बाद उसके बाद मोंटेमिर्लो, मिंटो मॉर्ले एंड उसके बाद होम रूल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2413, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो देखिए, स्ट्रेची कमीशन जो था ये 1878 में गठित हुआ था। अकाल की जांच के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में लॉर्ड लिटन ने गठित करवाया था। शस्त्र अधिनियम, तो आर्म्स एक्ट 1878 भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने हेतु लिटन ने ये पारित किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए लिटन द्वारा लाया गया था, ये भी 1878 में ही लाया गया था। उसके बाद इल्बर्ट बिल, ये 1883 में लाया गया था। यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित था, जिसका उद्देश्य भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई का अधिकार देना था। और यही इससे क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन से ये संबंधित नहीं है, ये किससे है, रिपन से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसने 1882 में ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है इसको रद्द कर दिया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764। तो इसकी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ अगस्त 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि की थी। किसके बीच, तो अंग्रेज या रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला। सुगौली संधि ये हुआ था 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। बेसिन संधि तो ये हुआ था 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ था। सालबाई संधि तो ये हुआ था 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए ये किया गया था। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो 1632 में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये अहमदाबाद हड़ताल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920 से 22 तक। यह गांधी जी का पहला देशव्यापी व्यापक जन आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह 1928, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये अहमदाबाद हड़ताल जो हुआ था ये भी 1918 में हुआ था। सूती मिल मजदूरों के प्लेग बोनस विवाद को लेकर गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की थी। और रॉलेट सत्याग्रह ये हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल। अगला प्रश्न देखिए, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो चंपारण कृषि समिति यानी चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत सेवक समाज, तो भारत सेवक समाज जो है इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। तो इसका 2 हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1905 में पुणे में किया गया था। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। 1839 में कलकत्ता, ईयर्स याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आत्मीय सभा, तो इसकी स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए की गई थी। कहाँ कब किया गया था, 1815 में कलकत्ता में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी। तो ये थी कर्नाटक की, ऑप्शन सी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। अंबाबाई कर्नाटक के उडुपी की एक बाल विवाहिता व स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन 1946 में कुल 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिस्प इसमें नहीं दिया है, और एवी अलेक्जेंडर। एक था कौन? स्टैफोर्ड। इसमें से जो चौथा दिया है जे एंड्रयूज, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ये तो इन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, ये गांधी जी के मित्र थे। पैथिक लॉरेंस जो था वो कैबिनेट मिशन का भारत सचिव था और अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था, और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना प्रमुख थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन की योजना तैयार करना था। इसी मिशन की सिफारिश पर सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये थे लाला लाजपत राय के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय ने अपनी पत्रिका पंजाबी और एक था यंग इंडिया में सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार एओ ह्यूम ने डफरिन के साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाले असंतोष को दबाने के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। बिपिन चंद्र पाल कौन थे? तो ये गरम दल से संबंधित थे, लाल बाल पाल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्ष कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास थे। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907, तो राज बिहारी घोष अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में गेम को डॉलर, भाग, हैश और परसेंटेज लिखा जाता है। बीड को हैश, परसेंटेज, भाग, गुणा लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में मेड शब्द को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, मेड, तो एम के लिए हमें क्या मिलेगा? यहाँ से ये मिलेगा स्टार, तो इसका स्टार हो गया। ए के लिए क्या मिलेगा? भाग, तो ये भाग हो जाएगा। उसके बाद डी चाहिए हमें, तो डी के लिए गुणा, और ई चाहिए हमें, तो ई के लिए हमें दिया है यहाँ पे परसेंटेज। तो स्टार, भाग, गुणे परसेंटेज, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है और एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ से चला है क्यू पूरब की ओर, यहाँ पे दिशा बना लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब उत्तर की ओर गया है एम। एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। ठीक है, किस दिशा में हमें नहीं पता है, विपरीत दिशा में बस करते हैं। तो टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। टी जो है क्यू के दाईं ओर, तो क्यू देखिए, क्यू का मुंह इधर है, तो इसका दाहिना किधर होगा? इधर होगा। यानी कि जो टी है वो क्यू के दाईं ओर यानी कि इधर यात्रा कर रहा है। और प्रश्न में बोला है कि एस जो है टी के विपरीत दिशा में, तो जब टी इधर जाएगा तो हमारा एस भी इधर जाएगा, इसके विपरीत में जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? पहला है एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। एम और एस, तो ये तो विपरीत दिशा में नहीं, सेम ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है। तो एस जो है ये तो उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है, पश्चिम की थोड़ी ओर, गलत हो जाएगा। टी उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। टी जो है ये उत्तर नहीं दक्षिण की ओर यात्रा कर रही है, ये भी गलत हो जाएगा। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, रमेश और सुरेश, रमेश के पास 100 वर्ग गज भूमि है, सुरेश के पास भी 100 वर्ग गज भूमि है,
अब क्या कर रहा है रमेश जो है सुरेश से 10% अधिक प्राप्त करता है। तो 100 का 10% क्या होगा, 10 ही होगा। तो इसमें से 10 इसने दे दिया किसको, रमेश को। तो रमेश के पास कितना हो गया, 110 हो गया, सुरेश के पास हो गया 90। अब क्या कह रहा है कि 2 साल बाद कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है, यानी कि 110 का 10% किसको देता है, सुरेश को वापस दे देता है। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कितना बचा, 11। यानी कि 11 जो है ये सुरेश को इसने वापस दे दिया है। चूँकि 11 दिया है तो 11 इसमें से घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 101। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, रमेश की भूमि सुरेश से कम है, गलत हो गया। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ऑप्शन बी हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। तो पहला है मिलिनरी और टोपियाँ। तो टोपियाँ बनाने या बेचने का जो व्यवसाय होता है या स्थान को मिलिनरी बोलते हैं, तो ये वाला सही दिया है। ब्रेवरी और शराब, तो शराब या बियर बनाने के कारखाना को बोलते हैं ब्रेवरी, तो ये भी सही है। स्टेशनरी कागज़, तो कागज़ पेन आदि लेखन सामग्री जो है वो स्टेशनरी में मिलता है, तो ये भी सही है। स्नोबरी और जूते, तो स्नोबरी जो है इसका मतलब होता है घमंड या दंभपूर्ण आचरण। ये जूते बनाने या बेचने की जगह नहीं होती, यहाँ पे लिखा है जूते बनाने की या बेचने की जो जगह है शू मेकिंग बोल सकते हैं, या कॉबलर से संबंधित होता तो बोलते। तो ये जोड़ा हमारा गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो ये होगा प्लस 24 बढ़ा है, ये नहीं पता है हमें, ये भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है ये 30 है, प्लस 30 हुआ है, और ये प्लस 32 हुआ है। ऐसा लग रहा है कि 2 जुट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 24 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26, और यहाँ पे जब 2 जोड़ेंगे तो यहीं पहुँच जाएगा 28, 28 के बाद 30, 30 के पास 32। तो 156 में हमें क्या करना होगा, 26 जोड़ना होगा। तो 6 6 12 के 2 हासिल है, 15 2 17 1 18, 182, और 182 में 28 जोड़ेंगे तो 210 आ रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। देखिए पहला 44 है, ये 37 है, तो 44 में से 37 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 7, और इसमें जब 7 से गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 49, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये 52 है, ये 41 है, ये 58 है, ये 53 है। तो 58 में से 53 को घटाएंगे तो मिलेगा 5, 5 में 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 35, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से 52 और 41 का कर लेंगे, तो 52 माइनस 41 गुने 52 में से 41 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 77। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। कथन दिया है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। पहला निष्कर्ष है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, और दूसरा है ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो पहला जो है ये गलत हो जाएगा। रनों का प्रतिशत खिलाड़ियों के प्रतिशत को नहीं दर्शाता है, हो सकता है केवल 2 या 3 स्पिनर बल्लेबाजों ने मिलकर इतने रन बना लिए हों, 160 रन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, तो ये भी गलत है। कथन में इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बल्लेबाज की शुरुआत किसने की थी, बल्लेबाजी स्पिनर ने की थी या फास्टर्स ने की थी। तो दोनों ही हमारा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2 कथन का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में ग्रेट को इस तरीके से, मॉन्क को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी भाग में विग्रस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पहले ग्रेट का लिखते हैं G7 R18 E5 A1 T20। इसको देखिए 7 18 22 26 20। तो ये 7 18 20 तो सेम है, ये 22 प्लस 27 26 1 27 हुआ है। ये क्या है, भावेल है, ई जो है ई यहाँ पे ई का 5 होता है, भावेल है, और ये ए है 1, ये भी भावेल है। तो जो भावेल है उनका योगफल 27 है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो सेम है। उसी तरह मंक में देखिए एम का 13, एन का 14, के का 11 दिया है, लेकिन ओ का होता है कितना 15, और 15 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, यानी ओ क्या है, भावेल है, तो भावेल के लिए 27 का। तो इसी तरह से हम विग्रस का लिखेंगे, वी का होगा 22,
आई 9 है, 9 आई क्या है, भावेल है, भावेल में क्या जोड़ेंगे 9, 9 में 18, तो 22 18 हो जाएगा, 22 18 22 18, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़िए, उसके बाद G7 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 G7, उसके बाद है O15, 15 भावेल, ओ भावेल है, इसमें जोड़ेंगे 12 तो हो जाएगा 27, तो यहाँ पे आएगा हमारा 12, तो 12 यहाँ पे है, यहाँ पे 13 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अब चाहे तो लिख सकते हैं बाकी का, आर का हो जाएगा 18, ओ का हो जाएगा 12, यू 21, तो 6 27 हो जाएगा, एस 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। दरअसल 4 का ग्रुप है, ऐसे बना है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ग्रुप है। ठीक है, हमें इसमें से बेजोड़ को चुनना है। तो इसको देखिए, क्यू का क्या होता है, क्यू होता है 17, डब्लू 23, जेड 26, बी होता है 2 होता है। तो 17 6 23, 23 3 26 और 26 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बी आएगा। अब इसको देखिए, B2 H8 K11 M13, तो 2 6 8 6 5 11, सॉरी 6 5 11 नहीं, 8 3 11 और 11 2 13, 6 3 2 6 3 2। इसको देखिए, W 23 C3 G7 Z10, 23 3 26, 26 3 C होगा, तो ये हो गया 6 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। M13 S19 V22 X24, तो 13 6 19, 19 3 22, 22 2 24, तो हमारा अलग वाला क्या हो जाएगा, बेजोड़ WCGJ, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक कंपनी की 4 शाखाएं MN और P पर स्थित हैं। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा दिशा बना लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण का। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं N हमारा यहाँ पे है और M जो है कह रहा है MN के उत्तर में, तो MN के उत्तर में हो गया कितना, 4 किलोमीटर। PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। O से कहाँ है N, 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या होना चाहिए, मान लेते हैं अगर हम O को यहाँ पे रखते हैं सपोज, तो अगर इसको यहाँ से ऐसे बनाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये दक्षिण पूर्व होगा। बिल्कुल दक्षिण पूर्व में क्या आ रहा है, N आ रहा है। N जो है O से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि P जो है O के दक्षिण में 2 किलोमीटर है, O के दक्षिण में 2 किलोमीटर, यानी कि लगभग, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये 2 किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P है। कह रहा है कि M और P के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, हमें निकालना क्या है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से ऐसे मिला लेते हैं और इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब इनका नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं S है, ये वाला T है। अब देखिए ट्रायंगल OTN में देखिए, OTN ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो ऐसे बनेगा OTN ट्रायंगल, ये 1 है, ये O है, वो ये T है, ये N है, तो ये 1 है और ये वाला डिस्टेंस हमें पता करना है। तो यदि ये 1 है तो ये क्या होना चाहिए, ये 1/√2 होगा और ये 1/√2 होगा, तभी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो 1 यहाँ पे आ भी रहा है हमारा, यानी कि OT मिल गया हमें, क्या OT मिल गया 1/√2 और TN भी मिल गया हमें 1/√2। अब देखिए TN मतलब किसके बराबर है, ये PS के बराबर है, जो कि 1/√2 हो गया। NS किसके बराबर होगा, NS बराबर होगा TP के, और TP किसके बराबर होगा, तो OP जो है पूरा कितना है, 2 किलोमीटर है, और OT जो है 1/√2 है, तो TP हमारा कितना हो जाएगा, 2 में से 1/√2 घटा देंगे, तो ये हो गया 2 - 1/√2। अब देखिए ट्रायंगल MPS को, तो MP का स्क्वायर हमें निकालना है, इसको x मान लेते हैं, x स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर, PS किसके बराबर होगा, 1/√2 के,
प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, ये एम का स्क्वायर मतलब 4 और एन एस का मतलब 2 + 4 + 2 - 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 1/2 होगा, ये 6 हो गया तो इसको लिखेंगे 6 - 1/√2, इसको मिटा के 6 - 1/√2 लिख देते हैं। 6 - 1/√2 ये हो गया 36 + 1/2 - 2 × 6 × 1/√2, तो ये हो गया हमारा कितना 36, और ये 1/2 मिलकर हो जाएगा 37 माइनस √2 से ये हो जाएगा 6√2, तो 37 माइनस 6√2, 6 गुने रूट का मान होता है 1.41, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.48 के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 8.48 घटा देंगे 37 में से, तो ये आएगा 28.52 के आसपास। और जब इसका ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 5.34, जो कि ऑप्शन ए के बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 1.414 होता है, ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।